एक ऐसा डॉन जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी गोली नहीं चलाई, एक भी कत्ल नहीं किया, किसी मासूम को परेशान नहीं किया, फिर भी पूरी मुंबई उसके इशारे पर नाचती थी। दाऊद इब्राहिम जैसा खूंखार गैंगस्टर उसे उस्ताद कहता था। करीम लाला जैसे पठान उसके सामने झुकते थे और बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राज कपूर उसके बंगले पर हाजिरी लगाते थे। अब जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है? बिना खून बहाए, बिना बंदूक उठाए कोई इंसान मुंबई जैसे शहर का बेताज बादशाह कैसे बन सकता है? वो कौन सी ताकत थी जिसने एक 8 साल के गरीब बच्चे को, जो अपने बाप के साथ पंचर की दुकान पर काम करता था, मुंबई का पहला डॉन बना दिया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो इतना ताकतवर था तो आखिर उसकी बादशाहत खत्म कैसे हुई? कौन था वो शागिर्द जिसने अपने ही उस्ताद का तख्त छीन लिया? ये कहानी है मुंबई के पहले अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की। वो डॉन जिसकी पर्सनालिटी से इंस्पायर होकर दीवार में अमिताभ बच्चन का विजय और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अजय देवगन का सुल्तान मिर्जा का किरदार बना। एक ऐसा शख्स जिसे लोग समंदर का राजा कहते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का पहला एपिसोड। और हाँ, आखिर तक जरूर रुकिएगा क्योंकि इस कहानी का अंत आपको हिला कर रख देगा। बात है साल 1926 की। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव कुडलोर में 1 मार्च को एक गरीब किसान के घर एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया मस्तान हैदर मिर्जा। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही बच्चा एक दिन मुंबई का बेताज बादशाह बनेगा। घर की हालत क्या थी? इतनी खराब कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। पिता के पास जो थोड़ी सी जमीन थी उससे परिवार का पेट भरना नामुमकिन था। आखिरकार थक हार कर मस्तान के पिता ने एक फैसला लिया, बॉम्बे चलते हैं, शायद वहाँ किस्मत बदल जाए। साल था 1934। मस्तान सिर्फ 8 साल का था जब वो अपने पिता के साथ बॉम्बे की धरती पर पहली बार कदम रखता है। क्या उस वक्त उसे अंदाजा था कि यही शहर एक दिन उसके कदमों में होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बॉम्बे आकर भी जिंदगी आसान नहीं हुई। पिता ने क्रॉफोर्ड मार्केट में एक छोटी सी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोली और छोटा मस्तान भी पिता के साथ हाथ बटाने लगा। अब जरा कल्पना कीजिए, एक 8 साल का बच्चा जिसके हाथ काले हो चुके हैं ग्रीस से, धूप में बैठा साइकिलों के पंचर लगा रहा है और उसकी दुकान के ठीक पीछे आलीशान बिल्डिंग्स खड़ी हैं। उन बिल्डिंग से रोजाना महंगी महंगी गाड़ियां निकलती थी। मस्तान उन्हें देखता और सोचता, एक दिन ऐसी ही गाड़ी मेरी होगी, एक दिन ऐसा ही बंगला मेरा होगा। लेकिन क्या ख्वाब देखने से किस्मत बदल जाती है? नहीं। 10 साल बीत गए। मस्तान अब 18 साल का हो चुका था, लेकिन गाड़ी और बंगला तो दूर, घर का खर्च तक मुश्किल से निकलता था। ऊपर से गांव में परिवार को भी पैसे भेजने पड़ते थे। देश आजादी की तरफ बढ़ रहा था, बॉम्बे का बिजनेस फल फूल रहा था, लेकिन मस्तान की जिंदगी वहीं की वहीं अटकी हुई थी। और फिर एक दिन एक दोस्त ने वो बात कही जिसने मस्तान की पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। दोस्त ने कहा, मस्तान, ये पंचर लगाने में क्या रखा है? हमारे साथ बॉम्बे डॉक्स पर चल, वहाँ कुली बन जा, दुगनी कमाई होगी। पहले तो मस्तान ने मना किया, लेकिन कब तक? आखिर भूख और गरीबी ने उसे राजी कर लिया और बस यहीं से शुरू हुआ उसका असली सफर। बॉम्बे डॉक्स पर सामान उतारना चढ़ाना, दिन भर पसीना बहाना, यही उसकी नई जिंदगी थी। लेकिन वहाँ एक मुसीबत थी, एक नाम जिसका खौफ हर कुली के दिल में बैठा हुआ था, शेर खान पठान। ये गुंडा कुलियों से जबरदस्ती हफ्ता वसूलता था। जो हफ्ता न दे उसे इतना पीटता कि आदमी हफ्तों बिस्तर से न उठ पाए। अब आप ही बताइए, एक नया नया कुली जिसकी खुद की कमाई बमुश्किल चलती हो, वो ऐसे गुंडे का सामना कैसे करेगा? सब डर के मारे चुप रहते थे। लेकिन मस्तान ने कुछ अलग ठान लिया। एक दिन जब शेर खान अपने गुंडों के साथ हफ्ता वसूलने आया तो उसने देखा कि 10 कुली अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही मस्तान और उसके 10 साथी अचानक से शेर खान पर टूट पड़े। जबरदस्त हाथापाई हुई। शेर खान और उसके गुंडे बुरी तरह घायल हुए। किसी तरह जान बचाकर वो वहाँ से भागा और फिर कभी पलट कर नहीं आया। क्या आप जानते हैं, यही सीन हूबहू अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार में दिखाया गया था। जी हाँ, विजय का वो आइकॉनिक सीन जहाँ वो अकेला गुंडों से भिड़ जाता है, वो सच में हाजी मस्तान की जिंदगी का असली वाकया था। इस घटना के बाद डॉक्स पर मस्तान का नाम होने लगा। हर कुली उसे अपना लीडर मानने लगा। लेकिन असली खेल शुरू होना अभी बाकी था। एक दिन मस्तान के एक दोस्त ने उसके कान में एक राज डाला। उसने कहा, मस्तान, फॉरेन से जो माल आता है ना, उसे अगर कपड़ों में छुपाकर पोर्ट से बाहर निकाल दे तो उसकी कीमत का एक बड़ा हिस्सा तेरा हो सकता है। मस्तान के कान खड़े हो गए। उस वक्त भारत में क्या क्या स्मगल होता था? इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी घड़ियां, गहने
और सबसे बड़ी चीज सोने के बिस्किट। ब्रिटिश सरकार इन चीजों पर इतना भारी टैक्स लगाती थी कि लोग सीधे रास्ते से मंगाने के बजाय स्मगलिंग का रास्ता चुनते थे। मस्तान को आइडिया जम गया और बस उसी दिन से वो स्मगलिंग के काम में उतर गया। वो ऐसे हाजियों से मिलने लगा जो सऊदी अरब हज करने जाते और लौटते वक्त सोने के बिस्किट और इलेक्ट्रॉनिक्स छुपा कर लाते। मस्तान उनका माल पोर्ट से सेफली बाहर निकाल कर पहुंचाता और बदले में मोटा कमीशन वसूलता। लेकिन असली गेम चेंजर अभी आना बाकी था। एक दिन पोर्ट पर मस्तान की मुलाकात होती है शेख मोहम्मद अल गालिब से। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि यही वो शख्स है जिसने मस्तान को असली डॉन बनाया। शेख सऊदी अरब का सबसे बड़ा गोल्ड स्मगलर था। उसे एक ऐसे लॉयल आदमी की जरूरत थी जो उसके कंसाइनमेंट को कस्टम वालों की नजरों से बचाकर बॉम्बे की गलियों तक पहुंचा सके। मस्तान ने एक दो बार ये काम इतनी सफाई से किया कि शेख का भरोसा उस पर बढ़ता चला गया। दोनों ने मिलकर पैसा बनाना शुरू किया, 10% कमीशन हर डील पर। मस्तान के लिए ये किसी जैकपॉट से कम नहीं था। लेकिन फिर एक दिन वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक दिन शेख सऊदी अरब से सोने का बड़ा कंसाइनमेंट लेकर बंदरगाह पहुंचा। वो कुछ ही माल मस्तान को सौंप पाया था कि अचानक चारों तरफ से पुलिस ने उन्हें घेर लिया। अब सोचिए, उस वक्त मस्तान के पास दो रास्ते थे। पहला, शेख का साथ देना और खुद भी पकड़ा जाना। दूसरा, सोना लेकर भाग जाना और शेख को अकेला छोड़ देना। मस्तान ने दूसरा रास्ता चुना। वो शेख का सारा सोना लेकर वहां से फरार हो गया। शेख पकड़ा गया और उसे 3 साल की जेल हो गई। अब आप क्या सोचेंगे? यही ना कि मस्तान वो सोना खा गया होगा, बेचकर पैसे बना लिए होंगे। आखिर 3 साल कोई कम वक्त नहीं होता और इतना कीमती सोना देखकर बड़े बड़े ईमानदारों का ईमान डोल जाता है। लेकिन यहीं पर हाजी मस्तान ने वो काम किया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। 3 साल बाद जब शेख जेल से बाहर निकला, उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो मस्तान से मिलने पहुंचा। शायद उम्मीद थी कि कुछ मदद मिल जाए, लेकिन जब वो मस्तान के सामने पहुंचा तो जो हुआ वो शेख कभी नहीं भूल पाया। मस्तान ने उसका सारा सोना, जी हाँ, हर एक ग्राम जस का तस संभाल कर रखा था और उसने पूरा सोना शेख को वापस लौटा दिया। शेख की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हैरानी से पूछा, मस्तान, तुमने ये सोना बेचकर अपने लिए पैसे क्यों नहीं बनाए? तुम्हें कौन रोकने वाला था? मस्तान का जवाब था, मेरे पिता ने सिखाया था कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है और ऊपर वाला सब देखता है। बस ये एक जुमला और शेख का दिल पिघल गया। उसने उसी वक्त मस्तान को अपने पूरे बिजनेस का 50% पार्टनर बना दिया और यहीं से हाजी मस्तान नाम के सूरज का मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उदय शुरू हो गया। अब मस्तान के पास पैसा था, नेटवर्क था और सबसे बड़ी बात इज्जत थी। लोग उसे मस्तान भाई कहकर बुलाने लगे। लेकिन मुंबई में 2 और बड़े नाम थे जो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वरदराजन मुदलियार और पठानों का सरदार करीम लाला। अब सोचिए, अगर आप मस्तान की जगह होते तो क्या करते? लड़ते? अपना गैंग खड़ा करके खून खराबा करते? लेकिन मस्तान ने यहाँ भी एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने सोचा, झगड़ने से बेहतर है हाथ मिलाना। वरदराजन से उसकी पहली मुलाकात भी फिल्मी अंदाज में हुई। एक बार पुलिस ने वरदराजन को एंटीना चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया था। पुलिस वाले उसे डरा धमका रहे थे, लेकिन वो माल की जगह नहीं बता रहा था। तभी पुलिस स्टेशन में एक आदमी दाखिल हुआ, हाथ में 555 की सिगरेट, सफेद कपड़े और चेहरे पर इत्मीनान। वो था हाजी मस्तान। उसे देखते ही पुलिस वाले पीछे हट गए। मस्तान सीधा वरदराजन के पास गया और तमिल में धीरे से कहा, वक्कम तलैवार, यानी हेलो चीफ। वरदराजन हक्का बक्का। मस्तान बोला, एंटीना पुलिस को वापस कर दे। मैं वादा करता हूँ कि तू इससे कहीं ज्यादा पैसे कमाएगा। मेरे सोने के धंधे में पार्टनर बन जा। वरदराजन ने पूछा, इससे तुझे क्या मिलेगा? मस्तान ने जवाब दिया, तेरी मसल पावर, ताकि कोई मेरे काम में अड़ंगा डालने की हिम्मत न कर सके। बस उसी दिन अंडरवर्ल्ड की एक नई दोस्ती जन्म ले चुकी थी। फिर मस्तान ने वरदराजन की दोस्ती करीम लाला से करवाई और तीनों ने मिलकर बॉम्बे को आपस में बांट लिया। साउथ और वेस्ट बॉम्बे मस्तान का, सेंट्रल बॉम्बे वरदराजन और करीम लाला का। एक ऐसा गठजोड़ जिसे कोई हिला नहीं सका। इस गठजोड़ के बाद बॉम्बे का पूरा अंडरवर्ल्ड एक नए दौर में दाखिल हो चुका था और इसी दौर में हाजी मस्तान वो बन चुका था जो उसने बचपन में सपने में देखा था। मालाबार हिल का आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, हीरे मोती सोना, सब कुछ उसके कदमों में था। वो अपने बंगले की बालकनी में बैठकर सिगार का धुआं उड़ाता और समंदर में चलते जहाजों को ऐसे देखता जैसे पूरा का पूरा समंदर उसका हो। और वैसे भी क्यों न देखे, वो जो चांदी फॉरेन में स्मगल करता था वो अपनी शुद्धता के लिए इतनी मशहूर थी कि उसका नाम पड़ गया मस्तान की चांदी। बॉम्बे का पोर्ट जैसे उसकी जागीर बन गया था।
लेकिन क्या आप जानते हैं, असली रोचक बात तो ये है कि मस्तान सिर्फ क्राइम तक सीमित नहीं था, वो सिनेमा का भी जबरदस्त दीवाना था। उसकी दोस्ती कौन कौन थी? दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, धर्मेंद्र, फिरोज खान, हर बड़ा सितारा। जब सलीम जावेद ने दीवार की स्क्रिप्ट लिखी तो विजय का किरदार पूरी तरह हाजी मस्तान से इंस्पायर्ड था। फिल्म में रियलाइज्म लाने के लिए खुद अमिताभ बच्चन सलीम जावेद के साथ कई बार मस्तान के बंगले पर जाते, उसकी चाल देखते, बातचीत का स्टाइल नोटिस करते और फिर वही सब पर्दे पर उतार देते। लेकिन एक मोड़ ऐसा भी आया जहां मुंबई का ये बेताज बादशाह हार गया। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला से जब वो मिला तो पहली ही नजर में दिल हार बैठा। एक क्रिमिनल होते हुए भी मधुबाला के मासूम चेहरे और दिलकश मुस्कान को देखकर वो एक आम आशिक की तरह डूब गया। कई दिनों तक उसने दिल की बात दिल में दबाए रखी, फिर हिम्मत करके किसी भरोसेमंद के जरिए मधुबाला तक मोहब्बत का पैगाम भिजवाया। लेकिन क्या मधुबाला राजी हुई? नहीं। मधुबाला के दिल में मस्तान के लिए कुछ नहीं था। मुंबई का वो शख्स जिसके एक इशारे पर समंदर थम जाता था, इश्क में हार गया। बाद में उसने मधुबाला की एक हमशक्ल वीणा शर्मा उर्फ सोना से शादी कर ली। उसने सोना को स्टार बनाने के लिए दिल खोल कर पैसा लगाया, लेकिन एक भी फिल्म नहीं चली। मस्तान ने अंडरवर्ल्ड से बॉलीवुड तक सब जीता, लेकिन इश्क में मिली ये हार उसकी सबसे बड़ी शिकस्त थी। इश्क में हार के बावजूद मस्तान का धंधा बुलंदियां छूता रहा। पुलिस, कस्टम, नेता सब उसकी मुट्ठी में थे। कई साल तक उसे कोई हाथ नहीं लगा सका। लेकिन फिर साल 1975 में देश में एक ऐसा सियासी तूफान आया जिसने मस्तान की पूरी बादशाहत को हिला कर रख दिया। इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी और सरकार ने हाजी मस्तान को कोफपोसा एक्ट के तहत स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। ये पहला मौका था जब मस्तान को बाकायदा जेल जाना पड़ा। कहा जाता है कि उसने इंदिरा गांधी को रिहाई के बदले मोटी रकम ऑफर की थी, लेकिन इस बार पैसा काम नहीं आया। 18 महीने जेल में रहना पड़ा। लेकिन यही जेल में उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग जेपी कहते थे। जेपी के पास न दौलत थी न सत्ता की भूख, फिर भी लोग उनके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। मस्तान ने पहली बार महसूस किया कि उसकी आलीशान जिंदगी इस सादे शख्स के सामने कितनी छोटी है। जेपी ने उसे एक सलाह दी, जुर्म से नाता तोड़ दो, आम जिंदगी जियो। और मस्तान ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जेल से निकलते ही उसने स्मगलिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया। पहले हज पर गया और लौटकर राजनीति में उतर गया। उसने दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम की एक नई पार्टी बनाई। 1984 में चुनाव लड़ा। दिलीप कुमार ने उसके लिए प्रचार किया, लेकिन क्या हुआ? वो हार गया। उसकी पार्टी का एक भी कैंडिडेट नहीं जीता। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह राजनीति के मैदान में बुरी तरह पिट गया। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसका सबको इंतजार था। यादें हमने शुरू में पूछा था, कौन था वो शागिर्द जिसने अपने उस्ताद का तख्त छीन लिया? उस वक्त मुंबई में एक नौजवान उभर रहा था, दाऊद इब्राहिम। दाऊद हाजी मस्तान के लिए ही काम करता था। उसे मस्तान का शागिर्द कहा जाता था। मस्तान ने एक बार दाऊद को नसीहत दी थी, अपना धंधा रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच निपटा लिया कर, आम लोगों के बीच मत आ, तब पुलिस भी तेरे रास्ते में नहीं आएगी। लेकिन दाऊद को मस्तान के उसूल मंजूर नहीं थे। जैसे जैसे वक्त बीता, मस्तान कमजोर होता गया। उसका दोस्त वरदराजन गुजर चुका था। करीम लाला मुंबई से अपना बिजनेस समेट रहा था और उधर दाऊद वो काम कर रहा था जो मस्तान की नजर में गुनाह था। ड्रग्स, हथियार, खून खराबा, फिल्म इंडस्ट्री से वसूली, बिल्डरों से लंगदारी। मस्तान ने जिस अंडरवर्ल्ड को तहजीब से चलाया था, दाऊद ने उसे खौफ से चलाना शुरू कर दिया। और सच ये है कि खौफ हमेशा तहजीब पर भारी पड़ता है। कुछ ही सालों में दाऊद ने मुंबई के पूरे अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर लिया। हाजी मस्तान की बादशाहत जो कभी अटूट लगती थी, अपने ही शागिर्द के हाथों खत्म हो गई। 25 जून 1994 हाजी मस्तान ने आखिरी सांस ली। वो शख्स जिसने मुंबई को अपनी महबूबा कहा था, वो शख्स जिसने बिना एक गोली चलाए पूरे शहर पर राज किया था, वो शख्स जिसकी पर्सनालिटी से दीवार और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्में बनी, चुपचाप इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन क्या उसकी कहानी वाकई खत्म हुई? नहीं। आज भी जब कोई मुंबई के अंडरवर्ल्ड की बात करता है तो सबसे पहला नाम आता है हाजी मस्तान। वो डॉन जो शरीफ था, वो गुंडा जिसने आम लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, वो बादशाह जिसकी इज्जत आज भी कायम है। अब आप ही बताइए, क्या हाजी मस्तान सच में एक सच्चा डॉन था या फिर एक ऐसा अपराधी जिसने अपनी इमेज को बड़ी चालाकी से सजा कर रखा था? कमेंट में जरूर बताइए आपकी क्या राय है। और हाँ, ये तो सिर्फ एपिसोड 1 था। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने हाजी मस्तान का तख्त छीना, दाऊद इब्राहिम। उसका असली बचपन, उसकी पहली खूनी वारदात और वो काली रात जिसने पूरी मुंबई को हिला दिया था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, उसी मुंबई की गलियों में जहां हर कोने में एक कहानी छुपी है और हर कहानी के पीछे एक डॉन।